नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव से पहले केंद्र ने दिया बिहार को एक बड़ा तोहफा, 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान। नीतीश ने बताया जनता का हक। विशेष पैकेज को राहुल गांधी ने बताया चुनावी स्टंट, कहा वन रैंक वन पेंशन के लिए पैसे नहीं और बिहार पर लौटा रही है लाखों करोड़ों रुपए। राजधानी में बिजली कंपनियों के घोटाले पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली सरकार ने जांच का ऐलान किया है। कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। और एनआईए ने जारी किए हैं लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकियों के स्केच। सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम का भरोसा। नवीद से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा। उधर रानिल विक्रमसिंघे दोबारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनेंगे। संसदीय चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को उन्होंने करारी शिकस्त दी है। भारत के साथ संबंधों में और मजबूती आने की अब उम्मीद है। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। श्रीलंका में चुनाव के आज आए नतीजों में यूएनएफ गठबंधन को जीत मिली है। पार्टी को 196 में से 93 सीटें मिली हैं और दूसरे दलों के सहयोग से रानिल विक्रमसिंघे का दोबारा प्रधानमंत्री बनना तय है। साथ ही श्रीलंका में शांति प्रयासों, अल्पसंख्यक तमिलों और बहुसंख्यक सिंघलियों के बीच चल रहे सुलह समझौते के वातावरण को मजबूती मिलेगी। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट को जीत मिली है। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। 196 सीटों में से यूएनपी को 93 सीटें मिली हैं। मुख्य विपक्षी गठबंधन यूपीएफए को 83 सीटें मिली हैं। तमिल पार्टियों टीएनए और आईटीएके को 14 सीटें मिली हैं। बाकी सीटों पर दूसरे छोटे दलों को जीत हासिल हुई है। नतीजों के बाद रानिल विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने में महज औपचारिकता बाकी रह गई है। जानकारों का मानना है कि इससे तमिलों और सिंघलियों के बीच सहयोग और सुलह समझौतों की कोशिशों में तेजी आएगी। Some of the processes, some of the critical institutions, in such as the judiciary, police, which some of the steps have already been taken by President Sirisena, but that will be followed by the Prime Minister, because this is also moving away from a presidential to a parliamentary democracy. So in a sense, the Prime Minister will have a greater say in how the state institutions are run. महिंदा राजपक्षे की सरकार का चीन की ओर झुकाव रहा है और भारत के मामले में उदासीनता रही है। They would like to maintain repeatedly, even in these elections, there is a talk that they would like to follow an all-alien foreign policy. They would like to give importance to the China, India, neighbors, and as well as to the West, because during the Rajapaksa's time, relationship with the West has actually suffered a setback. I think right now the present government would like to revive those relations also. राष्ट्रपति सिरिसेना ने जनवरी में चुनाव जीतने के बाद जाफना में पुलिस और सेना के बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए थे। अब नई सरकार बनने के बाद मानवाधिकार और तमिलों को बराबरी का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति सिरिसेना ने खुद अपने अधिकारों में कटौती करके संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री को और अधिकार दिए हैं। इसलिए शक्ति संतुलन श्रीलंका में एक बड़ी चुनौती होगी और देखना यह भी होगा कि श्रीलंका के तमिलों को किस हद तक और कितनी जल्दी संघीय अधिकार मिल पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। तो श्रीलंका के चुनाव नतीजों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ द हिंदू से रेजिडेंट एडिटर अमित बरुआ साहब। अमित बरुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे, जिन चुनाव नतीजे इस वक्त तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, किस तरह का कॉम्बिनेशन उभरता दिख रहा है, और साफ तौर मैं कहूँ कि जो चुनाव नतीजे हैं उससे अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो क्या मायने देखते हैं आप? निश्चित तौर पे कविंद्र, जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ थे, श्रीलंका गए थे, उस समय हमें भी वहाँ जाने का अवसर मिला था और हमने कोलंबो से जाफना तक की भी यात्रा की थी। तो जो तस्वीर हमारे दिमाग में थी उस समय श्रीलंका के बारे में, वो तस्वीर जो दिख रही थी वो पूरी तरह उल्टी थी। और लोगों ने बताया कि राजपक्षे के सत्ता से जाने के बाद सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में जो वहाँ चल रही थी शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था ने इतनी तब्दीलियाँ आई थी कि जब मैं जाफना में था तो जाफना में लगा कि जाफना में सामान्य जीवन पूरी तरह बहाल हो चुका है। न सेना के कोई बैरिकेड हैं और हम उस जगह पे भी गए जहाँ सेना ने जो लोगों के ज़मीन हथियाए गए थे, सेना ने जिसे अपने कब्जे में लिया था लिट्टे के चुनौतियों के कारण, उस ज़मीन को भी एक एक करके लौटाया जा रहा है। तो एक तरीके से कहें कि उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है जिसे भारत चाहता था कि वहाँ के जो तमिल हैं उन तमिलों को वे सारे अधिकार वापस दिए जाए, उनको समान नागरिक का दर्जा दिया जाए और वहाँ सामान्य स्थिति बहाल की जाए, ताकि श्रीलंका के जो तमिल यहाँ तमिलनाडु में रह रहे हैं उनको भी वहाँ
जाने का मौका मिले और स्थितियां, मुझे लगता है कि भारत जो चाह रहा था उस तरह की सामान्य स्थितियां वहां लौट रही हैं। और जो संघीय अधिकार देने की बात रानिल विक्रमसिंघे ने कही थी चुनाव के दौरान, अगर वो भी बहाल होता है तो सचमुच में कह सकते हैं कि भारत के साथ श्रीलंका के संबंधों में एक नए तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा। कविंद्र जी, शुक्रिया अखिलेश जी इस अपडेट के लिए आपका। बरोड़ा साहब, जिस तरीके से ये चुनाव नतीजे आ रहे हैं, आपकी नज़र में सबसे पहले तो किस तरीके का ये संदेश है वहाँ की जनता के लिहाज से, अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत अहम दावेदार दिख रहे थे जो पुराने राष्ट्रपति थे और रानिल विक्रमसिंघे का जो मैं कहा कि दल है वो भी तेज़ी के साथ उभरता दिख रहा था, और अब चुनाव तो ये साफ कर रहे हैं कि विक्रमसिंघे साहब वापसी करते हैं। जी देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है ये नतीजे अच्छे हैं देश के लिए, श्रीलंका के लिए, क्योंकि ये इनका एक अंदरूनी मामला है, इंटरनल इशू है, और ये एक संकेत देता है कि जो तमाम हार्डलाइन फोर्सेस हैं श्रीलंका में, और खास करके राजापक्से साहब के अलावा जो बुद्धिस्ट शॉविनिस्ट पार्टी थी उसको केवल 20 या 25 हज़ार वोट मिले हैं पूरे आइलैंड में। तो ये बहुत एक अच्छा द्योतक है, एक अच्छा सिग्नल है कि श्रीलंका की जो जनता है वो एक मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास करती है, चाहे वो तमिल लोग हों या सिंघलीज लोग हों, उनका एक मॉडरेट पॉलिटिक्स, मॉडरेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो फेथ है वो उन्होंने दोबारा से अंडरलाइन किया है। बहुत ज़रूरी बात है। और मुझे लगता है कहीं हम लोग मीडिया में बैठकर सिर्फ राजापक्से की ओर से ये चुनाव देख रहे थे कि वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन जैसे कि सिरिसेना साहब ने दर्शाया था कि राजनीति और भी तरह की हो सकती है और भी इसके आयाम हैं, और मुझे लगता है कि श्रीलंका की जनता ने एक बहुत मैच्योर वर्डिक्ट दिया है, जबकि ये एक पूर्ण बहुमत रानिल विक्रमसिंघे के लिए भी नहीं है। और अगर आप वोट शेयर्स देखें तो यूएनपी और यूपीएफए में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक डायरेक्शन सेट हो चुका है, और मुझे लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे साहब और मैत्रीपाला सिरिसेना, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है उसको डेमोक्रेटिक रखे, उसको मल्टी एथनिक रखे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा वो सब, क्योंकि अगर आप लंबे अर्से तक वहाँ रहे भी हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि अगर पहले कुछ वर्षों में मैं लौटूं, एक बड़ा फ़र्क दिखता था अलग अलग वर्गों के बीच में। मैं कहूँ कि सिंघली और तमिल और जो दूसरे लोग थे और जो अल्पसंख्यक वहाँ पर लोग थे, जिस तरीके से पिछले मैं कहूँ 1 से 2 बरस में जिस तरीके से वहाँ पर हालात बदले हैं और जिस तरीके की अब राजनीति होती दिख रही है, और ख़ासकर इन नतीजों के साथ, आपको लगता है कि वो पिक्चर, वो जो तस्वीर थी वो मजबूत होती है और बड़ी होती नज़र आएगी? अब एक संदेश ये है। जी देखिए, एक जो अथॉरिटेरियन राजनीति राजापक्से साहब और उनके पूरे परिवार ने प्रैक्टिस की थी, तो उसके खिलाफ चाहे वो सिरिसेना साहब का रिवोल्ट था या बाकी अन्य लोग जो उनके साथ जुटे, क्योंकि ये तमिल पार्टीज, मुस्लिम पार्टीज और सिरिसेना साहब का जो गुट था, ये सब लोग, और पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा भी इस अलायंस में शामिल थी। तो ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो बड़ी बात है कि एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स श्रीलंका में होनी चाहिए, और उसके लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां तक राजापक्से साहब का सवाल है, वो एक बड़ी शक्ति हैं श्रीलंका की राजनीति में, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने ये भी दिखा दिया कि वो चाहते हैं कि राजापक्से साहब से हटकर जो भी श्रीलंका के नेता हैं वो सत्ता संभालें। ये सिग्नल साफ है। लेकिन क्या ये तमिल लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जो सिंघलीज फोर्सेस हैं वो श्रीलंका की सोसाइटी में काफी एंट्रेंच्ड हैं, काफी गड़े हुए हैं, और कई सालों से जो कोशिशें होती रही हैं, चाहे वो लिट्टे की तरफ से हुई है या अन्य तमिल पार्टियों की तरफ से हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अगर तमिल पार्टीज और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग मिल बैठ के सोचें कि किस तरह से जो तमिल लोगों के हैं उनके अख्तियार बढ़ाए जा सके, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस चुनाव की। एक आखिरी सवाल बरोड़ा साहब, अगर भारत के साथ रिश्तों को लेकर मैं देखूं तो क्या ये नतीजे कुछ नई कहानी या कुछ नए संकेत देते दिखते हैं? ये देखिए कविन साहब, ये जो श्रीलंका और भारत के रिश्ते हैं, कभी गड़बड़ा जाते हैं, कभी अच्छे रहते हैं।
तो जबकि ये माना जाता है भारत में ज़्यादातर कि महिंदा राजपक्षे ने चीन की काफ़ी तरफदारी की और चीन को काफ़ी फैसिलिटीज़ दी, लेकिन ये भी मैं आपको कहता चलूं कि जब श्रीलंका में जंग चल रही थी तो भारत ने भी श्रीलंका की सरकार की काफ़ी उस वक्त मदद की। तो ऐसा नहीं है कि भारत का कोई राजपक्षे साहब के साथ कोई तालमेल नहीं था या कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जहां तक रिश्तों की सवाल है ये भारत और श्रीलंका के ऊपर है, वो किस तरह से रिश्ते बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि फिशरमैन का इशू है, कई भारत और श्रीलंका के बीच में मुद्दे हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि अगर हम पूरे दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें भारत और श्रीलंका के रिश्तों को तो किस तरह से रीजनल कोऑपरेशन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं, ये बहुत दिनों से बातचीत होती रहती है, लेकिन ठोस तरीका क्या है इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने का। मुझे लगता है कि अगर भारत और श्रीलंका दो देश जिनके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रही है दोनों के बीच में, पहला भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया था, तो ये किस लेवल को अगर एक नए इकोनॉमिक रिश्तों की बात करें, नए फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए ये अच्छा होगा। जी अमित दोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। श्रीलंका में आम चुनाव, कौन थामेगा सत्ता की कमान, राजपक्षे या विक्रमसिंघे, क्या है जनता का अरमान? देखिए RS TV विशेष श्रीलंका आम चुनाव शाम 7:30 बजे। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र से विशेष पैकेज का तोहफा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री आरा में उन्होंने कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने वो पहुंचे थे और उसके बाद सहरसा में परिवर्तन रैली में उन्होंने बीजेपी के प्रचार अभियान की तेज करने की भी कोशिश की। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। आरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से साफ हो गया था कि बिहार को केंद्र की ओर से बड़ी चुनावी सौगात मिल रही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने इस पैकेज को बिहार की किस्मत बदलने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 40,000 करोड़ की योजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। दोनों को जोड़ने से यह राशि 1,65,000 करोड़ हो जाती है। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का आरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर भी तंज कसे। आरा के बाद नरेंद्र मोदी ने सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। 34% गंभीर प्रकार के गुनाह के अंदर इजाफा हो गया। मुझे बताइए, ये जंगल राज के आसार शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नीतीश लंबे वक्त से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार से किए वादों से पलटने का आरोप भी लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज देने का वादा किया था। जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस बड़े पैकेज को चुनावी सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्पेशल पैकेज के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इसे दान की बजाय बिहार की जनता का हक बताया, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी पूरा करने की मांग की।
कांग्रेस और वाम दलों ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को महज चुनावी स्टंट बताया। आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए भारी भरकम 1,25,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। बीजेपी इसे भले ही बड़ा चुनावी दांव मान रही हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जनता का हक बताया है। जेडीयू ने इस पैकेज के लागू होने पर भी संदेह जताया है। आप अगर ये मानते हैं कि बीमारू होने पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो बताइए, अब तक जितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हुआ वो क्या बीमारू राज्य के श्रेणी में आए थे? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी निभाना चाहिए। कांग्रेस और वाम दलों ने भी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को महज चुनावी स्टंट करार दिया है। सीपीएम ने भी इस पैकेज का फायदा जनता तक पहुंचने पर संदेह जताया है। आज आर्मी के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कह रहे भैया हमें झूठ बोल दिया, 8,000 करोड़ रुपए की बात है, हमें नहीं मिला। एक तरफ कहते हैं आर्मी वालों से कहते हैं भैया पैसा नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। This government, this Prime Minister is using all the central assistance programs, etc. announced as though it is a great charity that his government is doing for the states. Now that has been the general attitude so far, and that is once again in display here. इससे पहले पूर्व की यूपीए सरकार ने साल 2013 में बिहार के लिए 12,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अलग अलग गांवों में स्थानीय लोगों की समस्या समझने की कोशिश की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा व्यापम और ललित गेट मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार भी करार दिया। मॉनसून सत्र के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। केंद्र पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। यही नहीं, भूमि अधिग्रहण से लेकर ललित गेट मामले में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अपने बिल को तो हम पार्लियामेंट में बदलने नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा ये 40-45 है लोकसभा में, ये क्या कर सकते हैं। हमने वहाँ पे हम लड़ गए और आपकी जो जमीन है उसको हमने बचा दिया। मतलब जो उन्होंने पहले कहा था वो उन्होंने अब पीछे हट गए। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने अमेठी वासियों को मानसून सत्र का पूरा हाल बयां किया और केंद्र सरकार को गतिरोध का जिम्मेदार ठहराया। राहुल की यात्रा को बीजेपी के पोल खोल अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी कांग्रेसी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में अपने नेताओं को भेजकर ये बताना चाहती है कि मानसून सत्र में कांग्रेस की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 12 घंटे बंद का मिलाजुला असर देखा गया। कांग्रेस के वर्चस्व वाले जिलों मुर्शिदाबाद और मालदा में बंद का व्यापक असर दिखा, जबकि बाकी जिलों में कामकाज पर बंद का ज्यादा असर नहीं रहा। हालांकि बहरामपुर में पुलिस हालातों पर काबू करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जबकि 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये 3 तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य में 12 घंटे का बंद रखा, जिसका मिलाजुला असर देखा गया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि कोलकाता में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सियालदाह में कुछ वक्त के लिए रेल सेवा प्रभावित हुई, तो मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता में यातायात में दिक्कतें सामने आईं। हालांकि बाकी जिलों में बंद का कुछ खास असर नहीं देखा गया। किंतु मानुष ए बंदेर पक्षे, मानुष गतकाल থেকে বন্ধের পক্ষে জনমত প্রকাশ করেছেন, এই বন্ধকে সর্বান্তকভাবে সফল করেছেন। दरअसल पश्चिम मिदनापुर के एक कॉलेज में एक छात्र की हाल ही में हत्या हो गई थी, जिसका आरोप सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर लगाया जा रहा है। हालांकि वारदात के बाद से कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है और कार्रवाई न होने के विरोध में ही कांग्रेस ने इस बंद का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के खुलासे के बाद अब सियासत गर्मा गई है।
दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार ने डिस्कॉम पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि राजधानी में और सस्ती बिजली की संभावनाएं हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय लेकर जांच कराई जाएगी। इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि इसको हम वकीलों से बात करेंगे, जांच कराई जाएगी कि अगर ऐसा है तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई है वो करी जाएगी। वहीं इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसका पार्टनर जो है वो दिल्ली सरकार है, तो उनके रहते हुए पैसा भी आप उनको दे रहे हो और गालियां भी आप उनको दे रहे हो, भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे हो, तो कहीं ना कोई गड़बड़ इसमें निश्चित रूप से जरूर। ये कब तक कांग्रेस पे बात डालने की बात चालू रखेंगे? अब अगर मान लीजिए कांग्रेस ने भी गलती करी है तो आपको कौन रोक रहा है? कार्रवाई करिए ना, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ करनी हो, चाहे वो बिजली कंपनियों के खिलाफ करनी हो। आप जो वायदा करके आए थे आप उसको निभाइए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते थे कि बिजली की कंपनियों का ऑडिट कराया जा सके, बिजली का ऑडिट हो पाए, क्योंकि इन कंपनियों के मालिक टाटा और अंबानी जैसे बड़े साहूकार हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3 बिजली सप्लाई कंपनियों ने सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसमें महंगी बिजली खरीदना, ज्यादा लागत दिखाना और बिना टेंडर निकाले ही दूसरी कंपनियों के साथ सौदा करना शामिल है। रिपोर्ट में बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। जानकारों के मुताबिक सरकार के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी हेराफेरी नहीं कर सकती हैं। जो पेपर्स डिस्कॉम्स ने सीएजी को अपनी मर्जी से दे दिए, उनमें से इतना घोटाला निकाला है। आप सोचिए, अगर सीबीआई टाइप या इनकम टैक्स टाइप रेड इनके ऊपर, इनके दफ्तरों पे पड़ती, मालिकों के या सीईओज के घरों में से अगर वो सारे पेपर्स निकाले जाते, तो क्या कुछ सामने आता। उधर बीएसईएस का कहना है कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं हो सकती और सीएजी ऑडिट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएजी से बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट की सिफारिश की थी। अनुदीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जम्मू के उधमपुर से पकड़े गए आतंकी नवेद का आज पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। नवेद से ही पूछताछ के आधार पर एनआईए ने सीमा पार से घुसपैठ कराए 2 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। एनआईए के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, जिनके नाम जरगम उर्फ मोहम्मद भाई और दूसरे का नाम अबू उकाशा है। एजेंसी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। दोनों आतंकी नवेद के साथ उधमपुर हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज दोपहर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने तुजर शरीफ इलाके में एक मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक को गोली लगी। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। आरोप यह भी है कि आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की राइफल भी छीन ली। हालांकि वारदात के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश जारी है। हिमाचल के कुल्लू में मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे पर चट्टान गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन के बाद चट्टानों से गुरुद्वारे का रिहायशी हिस्सा ढह गया। हादसे के समय गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं कई लोग अभी भी गुरुद्वारे की इमारत के मलबे में दबे हुए हैं। चट्टान गिरने की वजह से जो है वो गुरुद्वारा को और गुरुद्वारा जो परिसर है उसको नुकसान पहुंचा है और उससे अभी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 आदमी जो है वो उसमें मर गए हैं। और जहाँ तक रिलीफ का प्रश्न है, राहत का प्रश्न है, जो भी सरकार का मैनुअल है उसके मुताबिक जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों को जो है वो राहत कोष जो है के मुताबिक जो है उनको राहत दी जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का आज निधन हो गया। वो 74 वर्ष की थी। वो पिछले कई दिनों से आईसीयू में थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मंगलवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उनका निधन हुआ। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सुबह 10:51 पर
आखिरी सांस ली। वो 9 दिनों से आईसीयू में थीं। 7 अगस्त को उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। शुभ्रा मुखर्जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बुधवार को दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों और तमाम दलों के नेताओं ने शुभ्रा मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी जाने से लेकिन देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज का भी, जब एक ऑथर, एक म्यूजिशियन, एक पेंटर चले जाते हैं। तो वे सुप्रसिद्ध लेखिका थी और बहुत अच्छी पेंटर थी। शुभ्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश के जैसोर में 17 सितंबर 1940 को हुआ था। 1957 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, अभिजीत, इंद्रजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी। शुभ्रा मुखर्जी राजनीति से दूर रहीं। संगीत, लेखन और चित्रकारी जैसी कलाओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।